हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट लेसन की तरफ देखते हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ। और आज फ्रेश क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हो, तो अगर इसी तरीके से आप लोग का चलते रहेगा तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछ रही हूँ, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर आप लोग के लिए क्वेश्चन सर्च करके यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, प्रीवियस ईयर की ही है, 2012 में ये पूछा गया। तो अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दोगे, तो फिर मेरा पूछने का क्या फ़ायदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था कि जो प्राइस है किसी भी करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अच्छी क्वेश्चन है, दिमाग लगाकर इसमें आपको बनाना है। सबसे पहला है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर जो सर्विस और गुड्स का डिमांड होता है, यानी कि जो भी कंट्री के द्वारा सर्विस और गुड्स अगर प्रोवाइड किया गया, तो उस कंट्री के द्वारा आप देखो कि वो यहाँ पे कंसर्न्ड जो कंट्री है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है और उसकी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड है। थर्ड है कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कुछ कंसर्न कंट्रीज़ की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी यहाँ पे। और फोर्थ है इकोनॉमिक पोटेंशियल, कंट्री का इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में। तो ये आपको बताना है करेक्ट। अब चारों स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो सकते हैं, या फिर आप लोग एक दो एलिमिनेट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो डिसाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का बेसिकली काम होता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं फ़ंड वगैरह देकर। अगर उनको लगता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने यहाँ इकॉनमी को ग्रोथ करने के लिए, लोगों की अच्छी पोजीशन देने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं, स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इससे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक हमारे यहाँ कुछ नहीं करती है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर गलत हो गया। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल एक लग रहा है कि हाँ, जो भी कंट्री है, जैसे इंडिया के द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर उसकी डिमांड होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी करेंसी की प्राइस जो है वो डिसाइड करने में आसानी होगी। तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो सेकंड हम लोग होल्ड करके रखते हैं, और जैसे ही सेकंड आपको सही लगेगा आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ज़रूरत नहीं है आपको 3 और 4th स्टेटमेंट पढ़ने की। इट मीन्स कि ये हमेशा मैं कहती हूँ कि 4 स्टेटमेंट जहाँ पे भी आपको दिया गया है वो जैकपॉट क्वेश्चन होते हैं। जैकपॉट इसलिए क्योंकि आपका 1-2 स्टेटमेंट पढ़ के ही आपका काम बन जाता है। अब देखिए, थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो मैटर करती है। कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट है और उसकी जो प्राइस है करेंसी की, वो यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जाता। डिसाइड किया जाता है कि कहाँ की गवर्नमेंट जो है स्टेबल है, उससे भी डिसाइड होती है। तो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये रिसोर्सेज को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर पब्लिक डेट को रिडेम्पशन के लिए, या फिर एडजस्ट करना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या फिर फॉरेन डेट को कम करने के लिए। तो करेक्ट अगर हम लोग बात करें कि डिफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज को रेज करने के लिए, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? तो देखिए, डेफिसिट होता है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट हो गया सरकार का, या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। 2 तरीके का डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट में क्या है कि सरकार खर्चे बहुत ज़्यादा करती है और सरकार के पास रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है। दूसरा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक तरीके का डेफिसिट है। अब आज के लिए आप लोग के पास ये क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इज़ द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। फाइन। ये इसमें आप देखो कि कंज्यूमर भी इंक्लूड है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंक्लूड है। तो क्या क्या सर्विस यहाँ पे आपका माइक्रो फाइनेंस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है? क्रेडिट फैसिलिटी, सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, या फिर फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ये आपको बतानी है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, और ये आपका 2011 में पूछा गया है। छोटी सी न्यूज़ अगेन कि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है। टोटल 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जीएस की आपकी 20 मिलेगी और सीसैट की 4 मिलेगी। आप लोग को पेमेंट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, एडिशनल पर्क भी आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग को ज्वाइन करना है, कुछ क्वेरीज है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे मेल करके आप बता कर सकते हो कोई भी आपकी डाउट है तो। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, और सबसे पहले हम लोग इंडिया की ट्रेडिंग रिजिम देखेंगे। इट मीन्स कि रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आया जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि इंडिया की ट्रेड डेफिसिट है, और हम लोग 9 ऑफ द टॉप 10 कॉमर्स पार्टनर में आते हैं, यानी कि 10 कॉमर्स पार्टनर है जिसमें से 9 हम लोग जो है ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। अब ट्रेड डेफिसिट कहने का क्या मतलब होता है?
देखिए मेनली कोई भी कंट्री होती है ना, तो उसका मेन काम होता है कि मैन्युफैक्चर करना कंट्री में और उसको फिर एक्सपोर्ट करना। अगर हम लोग अपने ही कंट्री में सामान का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग कभी भी डेफिसिट में नहीं जाएंगे, हमारी जो हालत है वो अच्छी है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि हम लोग अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे और साथ ही साथ हम लोग सारे सामान का ह्यूज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे कंट्री की स्थिति या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो घाटे में उसको कहा जाता है। एक्सपोर्ट करना और ये आपका इंपोर्ट करना, इसमें आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम करना चाहिए, तभी बेटर रहता है। अदरवाइज़ इसको करेंट अकाउंट भी कहते हैं। करेंट अकाउंट कहने का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हमारा एक्सपोर्ट तो नेगेटिव में है, इंपोर्ट पॉजिटिव में है, तो इसलिए हमारा जो ये करेंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट में चलता है और ट्रेड डेफिसिट भी हम लोग इसी को कहते हैं। इंडिया का ट्रेंड अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो इंडिया की मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है ना, ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत तो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जब से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आया है, साथ ही साथ मेक इन इंडिया है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारा सारा सामान बनने की बात की जाती है। साथ ही साथ आप देखो इसी के कारण जो है एक्सपोर्ट पे भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं? तो सबसे पहला आप देखो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे यहाँ है। ऐसा जोन होता है जो कि आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये एक ऐसी जोन होती है जिसमें कि मेनली इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है जो कि एक्सपोर्ट पर्पज़ से होता है, ठीक है, या फिर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कह सकते हो। साथ ही साथ आप देखो कि एमएसएमई है। एमएसएमई के तहत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है। एमएसएमई हमारे जीडीपी में 30% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 40% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर से ही होता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। थर्ड, हमारे यहाँ सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं, जैसे मेक इन इंडिया है। तो मेक इन इंडिया के तहत भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। जैसे जैसे सामान हम लोग ज़्यादा बनाएंगे तो हम लोग अपने डोमेस्टिक मार्केट में तो उसको अवेलेबल कराएंगे ही, लेकिन हम लोग बाहर के भी कंट्री में भेज सकते हैं। तो ये सारे कुछ जरिया है जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इंडिया की शेयर अगर ग्लोबल ट्रेड में देखें तो ये 2% से भी कम है, विच इज़ वेरी पुअर, बहुत ही पुअर है। आज के डेट में आप देखो तो 70% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ना, वो डोमिनेट किया गया है 5 स्टेट में। तो 5 स्टेट के द्वारा ही एक्सपोर्ट हो रहा है। एक तो है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक, फोर्थ है तमिलनाडु एंड फिफ्थ इज़ तेलंगाना। तो ये 5 स्टेट हैं, 5 राज्य है हमारे यहाँ, जो कि 70% से ज़्यादा जो है यहाँ से अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो सिर्फ ये 5 राज्य से हो रहा है। टोटल हमारे यहाँ कितने कंट्रीज़ है, स्टेट है, तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। बट आप समझ सकते हो कि इतने बड़े विशाल देश में सिर्फ 5 राज्य ही यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा है। इंडिया आप देखो कि इंपोर्ट करने में कंटिन्यू है। सारे मेजर जो ट्रेड पार्टनर है उसके साथ हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं उनको कुछ। साथ ही इंडिया के द्वारा ये भी मेंटेन किया जा रहा है कि हम लोग यूएस के साथ सरप्लस है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ हम लोग व्यापार करते हैं। यूएस आज के भी डेट में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, और वो भी कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर 2019-20 दोनों साल में। 18-19 में अगर हम लोग देखें तो यूएस जो है चाइना को भी सरपास कर दिया और इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। चाइना जो था वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, क्योंकि आप देखते हो कि चाइना के सामान पूरी फ्लडेड है हमारी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन अभी जो है कोशिश किया गया कि चाइना के सामान को हम लोग कम खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के सामान पे फोकस करें। क्या ये मेजर्स है जो कि सरकार के द्वारा लिया जा रहा है 2016 के बाद, जिससे कि हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जो है, बाहरी रूप से ट्रेड जो है वो हमारा प्रमोट हो सके? तो सबसे पहला है कि कुछ यहाँ पे मिड टर्म रिव्यू किया जा रहा है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, यानी कि हमारा बाहरी कंट्रीज़ के साथ जो यहाँ पे ट्रेड करना है उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ है उसको रिव्यू किया जा रहा है। साथ ही कुछ न्यू लॉजिस्टिक डिवीज़न भी लाने की बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। साथ ही ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम है ये, जिसको कि 2017 में लॉन्च किया गया, जिसमें क्या है कि ट्रेड से रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। जैसे आप देखो कि लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ आप देखो कि डिजिटल पार्क की बात की जाती है, डिवाइस पार्क की बात की जाती है। तो इस तरीके का पार्क बनाना है जिसमें कि हमारे सामान जो है ना वहाँ जाके रहे, फिर वहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट हो सके। तो इस तरीके का भी प्रोग्राम है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है, जिसके थ्रू हम लोग कुछ स्पेसिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करें। आप लोग जानते हो कि हमारी खेती की जो भी प्रोडक्ट है, हमारे साग सब्जी और फल जो है काफ़ी हद तक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट और बढ़ाना है, ठीक है, तो ये काम करना है हमें। तो ये सारे कुछ मेजर्स लिए गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की डेट में क्या ट्रेंड है हमारा। तो यहाँ
बताया जा रहा है, ये ईयर है 2018 तक का बताया गया और ये परसेंटेज में बताया जा रहा है जीडीपी का। तो आज के डेट में आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो है वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे देखें यस 30% से 30% तक जीडीपी का आप देखो कि यहाँ पे हमारा ट्रेड हो रहा है, तो बढ़ रहा है इस तरीके से। देखो बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ रहा है, फिर घट गया, तो इस तरीके से चलते रह रहा है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया का रिसेंट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस ये क्या है। तो करंट अकाउंट समझ गए, यानी कि हम लोग जो है इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया के द्वारा ये बताया गया कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर में है और ये 3.9% है जीडीपी का। और कब से कब तक का है, तो अप्रैल से जून 2020 का। लास्ट टाइम इंडिया का जो करंट अकाउंट था वो पॉजिटिव हो गया था मार्च क्वार्टर में, और वो कब हुआ था, तो 2006-07 में हुआ था, पॉजिटिव हो गया था। फुल ईयर में अगर हम लोग देखें तो करंट अकाउंट फिर पॉजिटिव था 3 कंसेक्यूटिव ईयर में, यानी कि 2001 से 2004 तक हमारा पॉजिटिव रहा। सरप्लस कहने का मतलब है कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी देखने को मिलती है। और ये यूएसडी का आप देखो 10 बिलियन डॉलर तक का है, जितना हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ना, वो देखने को मिला कि कोविड-19 में तो इंपोर्ट कम हो गया क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो हम लोग इंपोर्ट भी नहीं करा पा रहे थे। तभी आत्मनिर्भर भारत निकल कर आए, जिससे कि ये समझ में आया कि कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का महत्व है। जो कंट्री अपने यहाँ सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे वो सस्टेन कर रहे थे। जो इंपोर्ट कंट्रीज़ थे, जैसे हम लोग इंपोर्ट कंट्रीज़ है क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्री से सामान मंगवाते हैं अपने कंट्री में, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत कम हो गया था, साथ ही डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई थी। अब सारे लोग घर पे बैठे हैं तो फिर किस चीज़ का डिमांड होगा, तो डिमांड कम हो गया। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो सब डिसरप्ट हो चुका था, इसके कारण हमारा जो इंपोर्ट है ये 2020 में ये कम हो गया। इससे क्या हुआ कि आरबीआई को अलाउ किया गया कि स्टॉक पाइल करे, जो फॉरेक्स रिजर्व्स है यानी कि फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है ना, उसको यहाँ पे स्टॉक पाइल करके रखें, जिससे क्या होगा कि क्रिटिकली ये हम लोग यहाँ पे फिनेंशियल और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इकॉनमी ग्रोथ भी बेटर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, उसके साथ आप देखो कि कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी यहाँ पे 500 बिलियन मार्क तक पहली बार पहुँच चुका था, जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। यानी कि आरबीआई क्या करती है ना, अपनी रुपीज़ के साथ साथ और भी कंट्री की करेंसी रखती है, क्योंकि आप भी देखते हो कि जब बाहर कभी भी आप घूमने जाओ तो आपको करेंसी एक्सचेंज कराना होता है, या फिर वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग जो व्यापार करते हैं तो समटाइम्स हम लोग को उनके करेंसी पे व्यापार करना होता है। मोस्टली हम लोग डॉलर पे ही यहाँ पे व्यापार करते हैं, तो इसलिए वो करेंसी भी हमारे पास होनी चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व्स में आप देखो कि क्या क्या है, तो फॉरेन करेंसी एसेट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे गोल्ड भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि आईएमएफ का होता है, और यहाँ पे रिजर्व पोजीशंस है जो कि आईएमएफ में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब है कि पेमेंट को बैलेंस करना ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में आपका क्या क्या अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट में आप देखो तो करेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि आज के डेट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कल क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये करेंट होता है। और यहाँ पे क्या क्या आता है आपका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेनली यहाँ पे देखा जाता है कि एक्सपोर्ट में कितना यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंपोर्ट करने में हम लोग कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसमें ट्रेड गैप आता है, नेट करेंट ट्रांसफ़र आता है, नेट इनकम अब्रॉड आता है। साथ ही साथ अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो मेनली यहाँ पे कैपिटल, यानी कि ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे यहाँ कैपिटल आ रहा है, एक अकाउंट है जिसमें कि हमारे पैसे भरते जा रहे हैं। तो वो कैसे आता है, एफपीआई और एफडीआई सबसे बड़ा मात्रा है, जिसमें आप देखते हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बाहर के इन्वेस्टर्स जब हमारे यहाँ आकर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमारा जो है एफडीआई एफपीआई आता है, जिससे कि वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमारे यहाँ पैसे जनरेट होते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, यानी कि बाहर जो है कमर्शियल तरीके से बोरो किया जाता है, तो उससे भी हमारे यहाँ पैसे आते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट में रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कैपिटल अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली ये दो तरीके का अकाउंट होता है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इंडिया का टैरिफ प्रोफाइल अगर हम लोग देखें, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल WTO, अंकटाड और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा रिलीज़ किया गया था, इसमें बताया गया है कि नियरली 18% जो बहुत टाइप्स के मैन्युफैक्चर्ड गुड है ना, वो इंडिया में आए हैं, वो भी 2018 में, और ड्यूटी फ्री रूट से आए। इट मीन्स कि कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रहा है, कस्टम ड्यूटी नहीं लग रहा है, ड्यूटी फ्री से 18% जो यहाँ पे बहुत तरीके के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इंडिया में आए वो ड्यूटी फ्री से आए। ये आप देखो कि यहाँ पे हायर एवरेज टैरिफ है इंडिया में, अगर हम लोग दूसरे मेजर कंट्रीज़ में देखें तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इंडिया की शेयर अगर हम लोग बाइंडिंग कवरेज में देखें तो हम लोग 74% है, जो कि चाइना का कितना है तो 100% है।
बाइंडिंग कवरेज क्या हुआ, अब इसका मतलब समझिए। बाइंडिंग कवरेज एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, यानी कि ब्रॉड इंडिकेटर है, जिसमें कंट्रीज़ की कमिटमेंट देखी जाती है कि किस तरीके से वो रेट को बाउंड करते हैं, यानी कि जो हम लोग सामान को इंपोर्ट करते हैं तो वो कितने रेट में खरीदेंगे। साथ ही साथ स्लोली जो है हम लोग जो टैरिफ लगाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो उस टैरिफ को भी धीरे 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 हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाइंडिंग कवरेज है, यानी कि ये काम हम लोग को करना है। तो बाइंडिंग कवरेज हमारे यहाँ कितना है, इट मीन्स कि हम लोग बाउंड करके रखे इंपोर्ट का तो 74% है। वहीं चाइना जो बाउंड करके रखती है इंपोर्ट का वो 100% है, यानी कि वो ज़्यादा बाउंड करते हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से टैरिफ रिड्यूस करते हैं। हम लोग कम बाउंड करके रखे, यानी कि टैरिफ रेट हमारा कम है, और साथ ही साथ हम लोग टैरिफ भी कम रिड्यूस करते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग रिलेटेड न्यूज़ से आएँ, देखें यहाँ पे, तो इंडिया के द्वारा री नेगोशिएशन करने की बात की गई है टैरिफ का, वो भी WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है कि फिर से रीनेगोशिएट करते, यानी कि ये जो बाउंड रेट है, अपर टैरिफ लिमिट लगाया गया है किसी सर्टेन आइटम्स में, तो वो इसको फिर से जो है चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जब सेंटर यहाँ पे इनकरेज कर रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स में, तो वो भी कैसे कर रही है, आप देखो कि एक बहुत बड़ा स्कीम लाया गया है आत्मनिर्भर भारत के अधीन। ये है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्शन होता है किसी भी तरीके का, मान लीजिए आप बैटरी ही बना रहे, लिथियम आयन बैटरी बना रहे, तो उसका जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा सरकार आपको उसमें पैसे देगी, इंसेंटिव्स देगी। यानी कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, सरकार आपको हेल्प करेगी, वो भी पैसे के फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जिसमें ये अभी स्कीम लाया गया है, जिसमें सरकार का ये कहना है कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। इट मीन्स कि अब हमें अपने यहाँ सारी चीज़ों को प्रोडक्शन करना है, हमें मैन्युफैक्चर करना है, और वो तभी हो पाएगा जब सरकार इसमें जो है साथ देगी। तो सरकार का साथ देने का तरीका ये है, ठीक है। WTO के रूल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कंट्री को अलाउ करते हैं WTO कि आइए आप रीनेगोशिएट कीजिए। अगर आपको लगता है कि टाइम के हिसाब से जो आपने पहले रेट फिक्स करके रखा था अब वो नहीं काम करेगा, आपको नया रेट फिक्स करना है, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये WTO अलाउ करता है, इसलिए इसलिए इंडिया जो है फिर से यहाँ पे रीनेगोशिएट करना चाहते हैं अपने बाउंड रेट को लेकर। कंट्री जो है वो कॉम्पनसेट भी करते हैं, यानी कि अपने बाउंड रेट को बढ़ाते भी है एक्सपोर्टिंग कंट्री को, वो भी नेगोशिएशन करके। तो ज़रूरी नहीं है कि कम ही करना है, किसी भी तरीके का अगर चेंज करना हो, किसी कंट्री को ऐसा लगे कि जो बाउंड रेट है अब उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे बेशक आकर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ टैरिफ देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ टैरिफ देखिए, सबसे पहला है कि बाउंड टैरिफ रेट। तो बाउंड टैरिफ रेट है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे आपका MFN टैरिफ लेवल रहेगा, और मोस्ट फेवर्ड नेशन इसको कहते हैं MFN। WTO के अंदर आप देखते हो कि जो हम लोग व्यापार करते हैं ना, तो ऐसा होता है ना कि मतलब कि जो कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ है, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो चलो उनको हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन में इंक्लूड कर देते हैं कि हाँ इनके साथ हमारा टैरिफ कम रहेगा। जैसे बांग्लादेश हो गया, या फिर मालदीव्स हो गया, म्यांमार, मॉरिशस हो गया, तो इनसे हमारा भारत का रिलेशन बहुत ही बेटर है। भूटान आप ले लो, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इन लोग को मोस्ट फेवर्ड नेशन में रखते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं, इनको हम ज़्यादा टैरिफ में जो है सामान नहीं बेचेंगे, ना ही उनसे सामान हम लोग ज़्यादा टैरिफ में लेके रहेंगे, ठीक है। तो ये आप देखो कि मैक्सिमम जो ये आपका MFN टैरिफ लेवल है फॉर ए गिवन कमोडिटी लाइन, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रेफरेंशियल टैरिफ होता है कि प्रेफरेंशियल टैरिफ है, साथ ही मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट है, साथ ही यहाँ पे टैरिफ रेट है जो कि नॉन WTO मेंबर्स के लिए। तो ये 3 तरीके का यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। जिस नेशन से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और लगता है कि नहीं चलो इनको सस्ते दाम पे इनको सामान देते हैं या फिर इनसे सामान लेते, तो वो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ जो है हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने छीन लिया था। हालांकि सोचिए हम लोग पाकिस्तान को भी दे के रखे थे, ऐसा नहीं है, हम लोग किसी से भी भेदभाव नहीं करते, बट उनकी हालत ही ऐसी और उसकी जो हरकत ऐसी है ना कि उसे छीन लेना ही बेटर था। प्रेफरेंशियल टैरिफ है, तो प्रेफरेंशियल टैरिफ यानी कि हम लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं US के ऊपर, ऐसा भी कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर हम लोग US को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं कि उसके टैरिफ के हिसाब से काम हो। साथ ही नॉन जो WTO के मेंबर है ना, उनके साथ कैसा टैरिफ रेट रखना है वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो इस 3 तरीके का बाउंड टैरिफ रेट होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ हम लोग मैप्स देख लेते हैं। इंडिया की एवरेज अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ देखें तो वो हमेशा हाईएस्ट रहता है, यानी कि जो हम लोग सामान मंगाते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, तो वो हाईएस्ट रहता है। जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया का कितना है, तो ये कहा जा रहा है ऑरेंज वाला है एवरेज इंपोर्ट ड्यूटीज़ चार्ज्ड बाय इंडिया, और ग्रीन वाला जो है ये एवरेज शेयर ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कैटेगरीज़, जो कि आपके सारे इंपोर्ट में आते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग के द्वारा ये जो लगाया जा रहा है ये है ऑरेंज वाला। ब्राज़ील कितना लगाता है, तो 13.4। उसके बाद आप देखो चाइना कितना लगाता है इंपोर्ट ड्यूटीज़, तो 7.6 है। रशिया 6.7 है। UAE 4.8 है। US 3.3 है। तो US सबसे कम यहाँ पे आप देखो कि लगाया गया है टैरिफ रेट। हमारे द्वारा जो टैरिफ रेट लगाया जाता है वो बहुत हाई है।
बट इन की सेक्टर अगर हम लोग देखें तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी हमारे यहाँ होता है और 2018 में भी ऐसा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी है उसमें आप देखो कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान आते हैं उसमें हम लोग ने कोई भी ड्यूटी नहीं लगाया। नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन में भी ऐसा है, मैन्युफैक्चरर्स में भी ऐसा है, मिनरल्स और मेटल्स में भी, और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपीएससी का ध्यान इस ग्राफ में ही जाता है और इसी से वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब चलिए और देखते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये इंडेक्स बताएगा आपको एकदम सही। अब ये इंडेक्स जो लाया जाता है ये नीति आयोग के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करती है सरकार को कि आप इस क्षेत्र में ऐसा काम कीजिए, इस क्षेत्र में ऐसा काम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है जो कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। तो सबसे पहले रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, आपको ये रट्टा मारना होगा कौन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे इंक्लूड है। अब इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे क्या, एक्चुअली यहाँ पे डेटा ड्रिवन है, यानी कि पूरी तरीके से डेटा के ऊपर ये फैक्ट बेस्ड है। और यहाँ पे कोर एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोशन कर सकते हैं। साथ ही प्राइमरी गोल क्या है कि सब सिंपली आप देखो कि यहाँ पे सारे फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ लेकर आना है, यानी कि जितने भी यहाँ पे आपका स्कीम्स वगैरह आ रहा है वो सारे जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। साथ ही ईज़ करना है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बहुत ही हल्का करना है। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए आप देखो कि जैसे पार्क बनाना है, लॉजिस्टिक पार्क बनाना है, या फिर डिजिटल डिवाइस पार्क बनाना है, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और भी क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट को और ज़्यादा एडवांस करना है या फिर कुछ भी, तो वो सारा काम आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कीजिए। साथ ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन, जिसमें कि हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है, ये प्राइमरी गोल है इस इंडेक्स में। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे अटेम्प्ट भी है कि कैसे हम लोग एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें और कंटिन्यूअल असेसमेंट करें एक्सपोर्ट रेडीनेस का, यानी कि हमारे जितने भी इंडियन राज्य है और जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसको एसेस किया जाएगा कि वो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो रैंकिंग देखेंगे सारे राज्यों का और यूनियन टेरिटरी का, साथ ही साथ उनके एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की, वो कितना ज़्यादा रेडी है एक्सपोर्ट को करने के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस क्या है राज्यों का। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन होगा कि उनको जो एक्सपोर्ट करना है उसको लेकर हर राज्यों में किस किस तरीके का चैलेंजेस है, और अगर चैलेंजेस है भी तो आगे चलकर उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो लाया गया है, जैसे अभी आप देखते हो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, तो ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और किस जगह पे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा स्कीम, और किस जगह पे और भी ज़्यादा एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है। अगर ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस अगर इंडेक्स देखें तो यहाँ पे 4 पिलर है और सब 11 सब पिलर है। 4 पिलर कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पॉलिसी लाया जाना है, अच्छी तरीके से पॉलिसी होगी तब तो उसी ऊपर काम किया जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए। बिजनेस इकोसिस्टम हो, ऐसा आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना कि जिसमें एक्सपोर्ट की बातें हो, एक्सपोर्ट के बारे में सोचा जाए और एक्सपोर्ट के लिए काम किया जाए। साथ ही एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, यानी कि बिज़नेस भी अच्छे तरीके से करना है। सॉरी, मैं इसके बारे में बता दी। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम मतलब आप समझ सकते हो कि उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें अच्छा खासा लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और सपोर्ट भी करे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। बिज़नेस इकोसिस्टम में क्या है कि यहाँ पे भी आप देखो कि अच्छी तरीके से बिज़नेस चले, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो, फाइनेंस का एक्सेस हो, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ कितना हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कितना है, यानी कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर तो सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, गुड्स और सर्विसेज जो है उसको डाइवर्स भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये 4 आपका जो है यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले है पॉलिसी, सेकंड है बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एंड फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका देखा जाता है, मापा जाता है। अब 11 यहाँ पे सब जो पिलर कहा गया है वो ये है छोटू छोटू, जैसे कि पॉलिसी है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। बिजनेस इकोसिस्टम है तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, एक्सेस टू फाइनेंस है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखें तो एक्सपोर्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेड सपोर्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वही अगर हम लोग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में देखें तो ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आप देखते हो कि इंडिकेटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब यूपीएससी में थोड़ा सा और ड्रिल करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले तो पूछ लेते थे कि हाँ ये इंडेक्स कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, बट वो थोड़ा और अंदर जाके पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपको और भी गहराई में जाके पढ़ने की ज़रूरत है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग हुआ है ये देख लेते हैं। तो अगर फाइंडिंग देखें तो इंडिया की अगर स्कोर देखें ऑन एन एवरेज 39 है इस इंडेक्स में। पॉलिसी और बिजनेस इंडेक्स इकोसिस्टम जो है ये आपका 2 हाईएस्ट स्कोरिंग पिलर है, यानी कि यहाँ पे पॉलिसी भी हमारे यहाँ अच्छी है, बिजनेस इकोसिस्टम भी हमारे यहाँ अच्छा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये दोनों हाईएस्ट स्कोरिंग आपका पिलर है।
साथ ही स्टेट को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया उसके जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। जैसे कुछ कोस्टल स्टेट है हमारा सदर्न, इतना आप देखोगे कि 9 स्टेट ऐसे जो कि कोस्टल है, पानी से घिरे हुए हैं। कुछ लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों ओर आपका ज़मीन से घिरे हुए हैं। हिमालय है, ऊपर वाला नॉर्थ रीजन आप देखोगे कि हिमालय वाला है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि कोस्टल स्टेट्स जो है यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर है, तो यही चीज़ कहा गया कि जितने भी कोस्टल स्टेट है वो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप 3 स्टेट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। वहीं टॉप 3 अगर लैंडलॉक स्टेट देखें तो राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा है। टॉप 3 अगर हिमालय स्टेट देखें तो उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। टॉप 3 यूटी और सिटीज़ देखें तो दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ है। तो इस तरीके से आपको एक एक एटलिस्ट याद रखना है। इंडेक्स में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि इंडिया जो है वो 3 फंडामेंटल चैलेंज फेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर। पहला है कि इंट्रा और इंटर रिलीजन डिस्पैरिटी है, यानी कि हमारे यहाँ आप देखो कि स्टेट में ही डिस्पैरिटी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, वहीं आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे तो वो भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ट्रेड सपोर्ट उतना अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, ग्रोथ भी नहीं है उतना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो आगे बढ़ते देखते कि वेटेज स्ट्रक्चर कितना है ये सारे पिलर और सब पिलर का, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखिए। इंडेक्स है यहाँ पे लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ट्रेडिंग जो देखने को मिल रहा है वो बॉर्डर डूइंग, अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है एंड एन अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स। तो इसमें आप देखोगे पब्लिक एजेंसी कौन कौन सी है, तो एक ही जगह आपको सब देखने को मिल रहा है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी पब्लिश किया जाता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक का है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स अगर देखें तो ये OECD का है। एंड अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स अगर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको याद रखनी ही होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे मेज़र किया जाता है, क्या मेज़र किया जाता है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस यानी कि कितना लॉजिस्टिक फ्रेंडलीनेस है हमारे कंट्रीज़ का, यानी कि लॉजिस्टिक जो हमारे सामान का एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। साथ ही अगर हम लोग ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस है, इसमें क्या देखा जाता है कि टाइम एंड कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिकल प्रोसेस ऑफ कंट्रीज़ की जब सामान पहुंचता है किसी कंट्री में, इंडिया में जब हमारे यहाँ सामान पहुंचा, मान लीजिए बांग्लादेश का पहुंचा, म्यांमार का पहुंचा, तो हमारे यहाँ कितना टाइम लगता है कि उस सामान को हम लोग अप्रूवल दें और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इंटर हो जाए, या फिर और साथ ही साथ कितना कॉस्ट है हमारे यहाँ, कितना एक्साइज ड्यूटी है जो कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट पे हम लोग लगाते हैं। तो ये चीज़ें मेजर की जाती है जो हम लोग बॉर्डर डूइंग बिजनेस करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के आर पार जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसको यहाँ पे मेज़र किया जाता है। साथ ही ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स में क्या देखा जाता है कि कितना ज़्यादा ट्रेड फैसिलिटेशन पॉलिसी है। इट मीन्स कि जैसे आप देखते हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, 2 कंट्री या बायलैटरल मल्टीलैटरल आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है। इट मीन्स कि कंट्रीज़ के बीच में जो टैरिफ वगैरह लगाई जाती है उसको ख़त्म किया जाता है या कम लगाया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कितना ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोसेस निकल कर आ रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, जो भी रिफॉर्म अगर कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा ट्रेड जो है ना 2 कंट्री या मल्टी कंट्री के बीच में फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसमें कितना ईज़ है प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेज़र किया जाता है। अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स यानी कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, पॉलिसीज़, सर्विसेज है जो कि यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं जो ट्रेड आपका व्यापार हो रहा है अक्रॉस बॉर्डर और डेस्टिनेशन में, तो उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये चारों इंडेक्स हैं। इंडिया की रैंकिंग आप देख लो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2018 का है। अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी न्यू पता नहीं आई है कि नहीं, ध्यान तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है आगे देख लेंगे और न्यू आएगा तो हम लोग मंथली मैगजीन में भी उसको डिस्कस कर लेंगे। तो 44/160 है। ट्रेड अगर हम लोग ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर देखें तो यहाँ पे 68/190 कंट्रीज़ में 2018 की है ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स, तो यहाँ पे 1.52/2 है। एंड अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में देखिए तो 136 में 102 है। तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, आपको देखने को मिल रहा है, बस लॉजिस्टिक में मुझे थोड़ा ठीक दिख रहा है, बाकी सब में तो स्थिति थोड़ी सी क्या ही बोलूँ। अब देखिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और कंट्रीज़ कौन से, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स में जर्मनी बहुत बेहतर है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बॉर्डर यहाँ पे ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम ये सारे कंट्रीज़ अच्छे। नीदरलैंड जो है ट्रेड फैसिलिटेशन में बेटर है। अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में यहाँ पे सिंगापुर, नीदरलैंड ये सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो कंट्रीज़ टॉप बॉटम याद नहीं रखना, मेनली आपको याद रखना है कि कौन सी एजेंसी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इंडिया क्या क्या पोजीशन है, एंड थर्ड थिंग कि उसमें क्या मेज़र किया जाता है, क्या इंडिकेटर्स है। तो बस ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है WTO रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं और काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुआ है ट्रेड को लेकर, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो अब आते हैं हम लोग WTO रिलेटेड यहाँ पे डेवलपमेंट में, जिसमें कि सबसे पहले ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। एक्चुअली इंडिया के द्वारा G20 मेंबर्स को कहा गया है कि वो यहाँ पे इस एग्रीमेंट में काम करे, जिसमें कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ लेकर आए इस पैंडमिक के टाइम पे। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट है क्या, पहले इसे समझते हैं, तब आप लोग पूरी स्टोरी समझ पाओगे। पहले ये समझिए कि ट्रिप्स एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है। यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ नया इनोवेट किया, कुछ नया प्रोडक्ट आप बनाए हो और अब आप वो चाहते हो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ उसका व्यापार करने के लिए। तो ये कैसे व्यापार होगा, तो उसमें कुछ एग्रीमेंट होती है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तभी आप इस तरीके के प्रोडक्ट को जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो उसको हम लोग ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, यानी कि फिक्स नहीं है कि 2 कंट्री के ही बीच में होगा या फिर आपका 2 से ज़्यादा, मतलब कि 3 या इस तरीके का। मल्टीलैटरल है, यानी जितने कंट्रीज़ के साथ आप ये ट्रिप्स एग्रीमेंट करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बेसिकली ये होता है और ये 1995 में एग्जिस्टेंस में आया था। 1986 से लेकर 1994 के बीच में इसको नेगोशिएट किया गया यूरोपियन राउंड के अंदर, जिसको गैट भी कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में इसी के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, तो WTO का, ठीक है। ये WTO का इस्टेब्लिशमेंट कौन से राउंड से हुआ ये आपसे पूछा जा सकता है, या कौन सी कन्वेंशन है, तो यहाँ पे उरुग्वे राउंड है, ये याद रखना है। साथ ही यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया कि हर एक मेंबर को जो है ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और एक मिनिमम स्टैंडर्ड का। इसी के थ्रू आप देखो कि इसको जो लाया गया है ना, ये ऑलरेडी हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसी को देखते हुए हम लोग जो है अपना ट्रिप्स एग्रीमेंट भी लाए, जो कि यहाँ पे विपो के कुछ रूल्स को फॉलो करता है। कुछ पेरिस कन्वेंशन है, कुछ बर्न कन्वेंशन है, जहाँ पे लिटरेरी और आर्टिस्टिक जो वर्क है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके का प्रोटेक्शंस जो है हम लोग ये 3 जो कन्वेंशन है उसके बेसिस पे लाए हैं। इसमें कुछ प्रोविज़न है सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का, साथ ही साथ कुछ रेमेडीज़ भी है, प्रोविजनल मेजर्स भी है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट जो भी ज़रूरत है इस तरीके का काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वो सारी चीज़ें रखी गई है। एक्चुअली यहाँ पे एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी है। अगर कंट्रीज़ के बीच में किसी भी बातों को लेकर व्यापार से किसी रिलेटेड जो है वाद विवाद हो जाता है तो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। अब कौन कौन सी एरिया है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहाँ पे कवर किया जाएगा, तो सबसे पहला है कि कॉपीराइट और इससे रिलेटेड राइट, साथ ही ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है, लेआउट डिज़ाइन है, साथ ही ट्रेड सीक्रेट और टेस्ट डेटा है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है और ये सारे एरिया है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। जो WTO के मेंबर है ना, उनको यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि वो यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट को ज़रूर फॉलो करेंगे, जो भी यहाँ पे WTO के मेंबर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और भी बातें क्या की जा रही हैं। एक्चुअली इंडिया के द्वारा कहा गया है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, जो हम लोग ट्रिप्स एग्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। जैसे आप देखो कि इंडिया में 2 वैक्सीन बनाया गया कोरोना वायरस के लिए, एक कोविशील्ड और एक आपका कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया, कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि भारत बायोटेक का और सीरम इंस्टीट्यूट का तो यहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है। और अब तक आप देखोगे कि 100 देशों से ऊपर भी हम लोग जो है इसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इसको महंगे दाम में एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्री को, अगर हम लोग इसका व्यापार करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पुअर कंट्री हो जिनकी अभी आप देखते हो कि हालत ख़राब हो चुकी है पेंडेमिक के कारण, तो वो यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ़ वैक्सीन को ख़रीदने के काबिल ना हो, तो वो वहाँ पे अपना लोगों को वैक्सीन नहीं दिला पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए और ये सारी चीज़ें अराइज़ ना हो, इसके लिए यहाँ पे किया गया है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि अफोर्डेबल रेट्स में जो है ना हम लोग दूसरे कंट्री को भी वैक्सीन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे मेडिसिन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, वैक्सीन को लेकर, ये तीनों को लेकर जो है कहा गया, क्योंकि मेडिसिन भी इससे पहले चल रहा था, हाइड्रोक्लोरोक्विन आपने देखा होगा कि US भी मुँह खोल के मांग रहा था। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पे कहा गया है कि हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए जो कि अफोर्डेबल रेट में हो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अब क्या है ना कि अगर जैसे बायोटेक के द्वारा ये कोवैक्सीन बनाया गया, तो भारत बायोटेक के ऊपर पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी है कि वो चाहे तो वैक्सीन का दाम जो है 5,000 भी रख सकते हैं, 50,000 भी रख सकते हैं, या 50 रुपया या 500 रुपया, वो उसकी मोनोपोली चलेगी। तो इसीलिए ये चीज़ें ना हो और इतना ज़्यादा महंगा ना हो, इसलिए इस तरीके का यहाँ पे भारत के ही द्वारा लाया गया। अब देखते हैं कि ट्रिक्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ में कहा क्या जा रहा है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ कहा जा रहा है ना, ये पॉलिसी स्पेसेस है जो कि कंट्रीज़ को दिया जाना चाहिए। जैसे कि जो पेटेंट की बात है, अब पेटेंट कहने का मतलब है कि जैसे भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाया गया, तो पेटेंट किसके पास हो गया, भारत बायोटेक के पास, जो कि वो अपने मनमानी हिसाब से इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दाम वो फिक्स कर सकते हैं। अभी मैं बोली चाहे वो 50,000 भी रखे या 50 रुपया भी रखे, ये उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उनका ये पेटेंट है, बट यहाँ पे क्या है कि पेटेंट से इम्पैक्ट क्या होगा, अगर 50,000 रखेंगे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारी कंट्रीज़ तो नहीं खरीद पाएगी और फिर ये पेंडेमिक जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ज़रूरी क्या है आज के डेट में, क्या पेटेंट को मेंटेन करके रखना या फिर इस पेंडेमिक को हटाना।
तो ऑब्वियस है कि इस पेंडेमिक को कम करना, इसको हटाना, ये हमारा प्रायोरिटी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। ट्रिप्स एग्रीमेंट और इसी से सब्सिक्वेंट आपको दोहा डिक्लेरेशन ट्रिप्स में देखने को मिलेगा। साथ ही पब्लिक हेल्थ ऑफ 2001 है, जिसमें कि इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का एम यही है कि डेवलपिंग और जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिले और उनको परमिट किया जाए कि वो इस तरीके का ट्रिप्स कंपैटिबल नॉर्म्स को वो यूज़ करे। यानी कि उनको अल्टीमेटली फ़ायदा देने के लिए है, जिससे कि उनके पास क्या है कि अगर हम लोग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे सस्ते दाम पे जैसे हम लोग दे रहे हैं, तो इससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, साथ ही माइक्रो इकोनॉमी को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके यहाँ अगर वो कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। कुछ मेजर फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी देखते हैं इसके अलावा भी ट्रिप्स में रखा गया, जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये बहुत चल रहा है आज के डेट में कि आपको लाइसेंस जो है ना वो कंपलसरी लेना होगा। यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये अनेबल किया गया है कि लाइसेंस यहाँ पे लेना है, वो भी पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज़ करने के लिए। यानी कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पे यूज़ करती है, जैसे कोवैक्सीन के भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाया गया। अब ऐसी कोई और कंपनी है, मान लीजिए कोई जर्मनी की कंपनी है, वो भी इसको चाहते हैं कि इसी का ट्रू कॉपी बना ले, तो सस्ते दामों पे बना ले, जिसको हम जेनरिक मेडिसिन भी हम लोग कहते हैं अपने यहाँ बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट एजेंसी को यहाँ पे लाइसेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन वो पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना, यानी कि भारत बायोटेक के कंसेंट के बिना जो है उनको लाइसेंस मिल जाएगा कि ठीक है आप अपना जो है इसी का डुप्लीकेट आप वैक्सीन बना सकते हैं कोरोना वायरस का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि भारत बायोटेक से जो है यहाँ पे कंसेंट ले। तो इसको कंपलसरी लाइसेंसिंग कह रहे हैं। पैरेलल इम्पोर्टेशन है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है छूट कि ये एक इम्पोर्टेशन है जो कि बिना किसी पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना है। यानी कि उनका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो कि आप देखो कि मार्केट में दूसरे कंट्री के मार्केट में है, तो उनके कंसेंट के बिना जो है इसको इंपोर्ट कर दो, दूसरे कंट्री में भी भेज दो। जैसे कि अगर हम लोग मालदीव्स को भेज रहे हैं तो मालदीव्स क्या करेगा कि इन सारे अपने यहाँ जितने भी लोग हैं उसको प्रोवाइड करके अगर वो वैक्सीन बचता है तो वो क्या करेगा कि वो दूसरे कंट्री को इम्पोर्ट कर देगा, यानी कि एक्सपोर्ट कर देगा। मान लीजिए कि मॉरिशस को कर दिया, तो मॉरिशस अपने यहाँ वो उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ही सामान को वो लोग जो है आगे एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो हमारा कंसेंट तो लेना चाहिए ना, क्योंकि पेटेंट तो हमारे पास इंडिया के पास है, लेकिन नहीं, वो अगर हमसे बिना पूछे वो अगर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ को इंपोर्ट भी कर ले रही है, पैरेलली ये इंपोर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग पैरेलल इंपोर्टेशन कहते हैं। एग्जेम्पशन है यहाँ पे पेटेंटेबिलिटी से, यानी कि अभी ये एग्रीमेंट है जिसमें कि आपका जो पेटेंटिंग है कोई भी न्यू वैक्सीन्स का, तो उसको अभी छोड़ दिया गया कि कोई भी पेटेंट नहीं कराएगा। क्योंकि आप देखो कि हर कंट्री लगी हुई है, रशिया भी लगी हुई है, यूएस भी लगा हुआ है, कि अपने अपने तरीके से जो है वो कोरोना वायरस लेकर आए। अगर पेटेंट इसमें रह गया तो कोई भी अगर कंपनी यहाँ पे जो पहले लेकर आई, जैसे आप देखो सबसे पहले स्पुतनिक 5 की बात हुई थी रशिया का, तो उसको पेटेंट मिलना चाहिए। तो यानी कि ऐसा हो जाएगा कि वो अपने मन चाहे दाम रखेंगे, कॉस्ट रखेंगे, फिर तो सबको इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पेटेंटेड की छूट रखी गई है ये फ्लेक्सिबिलिटी में कि किसी को पेटेंट नहीं मिलेगा। अभी ज़रूरी है हमें पेंडेमिक को हटाना, लोगों की जान बचाना, ठीक है। लिमिट किया गया है डेटा प्रोटेक्शन का, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे कंडीशन है कि सेल और मार्केटिंग जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का होता है या फिर ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की होती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस को परमिट करना होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ज़रूरत है कि वो अपने डेटा को सबमिट करें सेफ्टी, क्वालिटी, इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट को लेकर। तो ये भी अभी छोड़ दिया, लिमिट कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन का। यानी कि जब भी कोई मान लीजिए वैक्सीन बना रहे तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई है, क्या क्वालिटी है, कितना सेफ्टी है, अगर लोगों पर इस्तेमाल हो रहा है तो उसका सेफ्टी मेजर्स क्या है, और कितना इफेक्टिव है, ये यूज़ करना कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है। तो ये सारी चीज़ें एक डेटा के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है कि आप मिनिमम से मिनिमम अगर कुछ भी डेटा दे दो तो चलेगा, मतलब कि मिनिमम डेटा दे दो, सारे डेटा को कंपलसरी नहीं कि आपको देना ही है, ठीक है। तो डेटा देने में भी कंपनी को ये छूट दी गई है। साथ ही एक्सटेंशन है, जो ट्रांजिशन पीरियड है लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ का, उसको भी एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, अमेंड किया गया हमारा दोहा डिक्लेरेशन, जिसमें जो ट्रांजिशन पीरियड होता था लिस्ट डेवलप कंट्री का ट्रांजिशन पीरियड कहने का मतलब है कि ट्रिप्स ऑब्लिगेशंस जो था, यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे टाइम उनको ज़्यादा दिया गया है कि अब वो इसको 2021 भी तक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेटेंट पूलिंग एक वर्ड था जो कि काफ़ी चल रहा था। सो व्हाट इज़ दिस? पेटेंट पूलिंग एक तरीके का एग्रीमेंट होता था दो या दो से ज़्यादा पेटेंट ओनर का, कि वो अपने पेटेंट्स का लाइसेंस जो है ना एक दूसरे को दे या फिर थर्ड पार्टी को दे, ठीक है। जैसे भारत बायोटेक में ही आप देखो कोवैक्स जो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, ये दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए कि ठीक है किसी
थर्ड पार्टी को भी अगर पेटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे लाइसेंस जो है दे दे कि आप भी इसके जो है ओनर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर इनोवेशन होगा। यहाँ पे आपका जो बोटल नेक है, यानी कि जो आपका प्रॉब्लम है पेटेंट रीजन में, वो यहाँ पे हटेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो कोविड-19 की जो आउटब्रेक है, पब्लिक हेल्थ जो पेटेंट पूलिंग है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनोवेटिव टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, यानी कि एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और प्राइवेटली जो है यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि ये जो हम लोग यहाँ पे पेटेंट पुलिंग लाए है ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। इससे क्या होगा कि एक अच्छा खासा मेडिसिन और वैक्सीन को फाइंड आउट करने में और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पीड हो पाएगा, मतलब तेज़ी आ पाएगी। और साथ ही साथ एक पूल को क्रिएट करके इमीडिएट लाइसेंस प्रोवाइड करके, यानी कि थर्ड पार्टी भी अगर आना चाहते हैं, उनको भी अगर ये है कि वो वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं तो उनको भी इस तरीके का लाइसेंस दे दो कि वो भी यहाँ पर ये काम करेंगे। पेटेंट लाइसेंस दे दो कि ठीक है आप भी जो अगर वैक्सीन यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो उसके पेटेंट आपको भी अधिकार है। तो इससे क्या होगा ना कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे और भी काम तेज़ी से हो पाएगा, इनोवेशन बढ़ पाएगा हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इवन आप समझो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ही इसको लाया गया है। तो पेटेंट पुलिंग इसे कहते हैं। अब इसी के साथ समझने की कोशिश कीजिए रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोई भी सामान है, जैसे अगर आप लिथियम आयन बैटरी खरीदते हो तो उसके पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेक इन इंडिया, कुछ भी। तो ये समझ में आता है कि एक्चुअली वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा अभी रिसेंटली नोटिफाई किया गया कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जो कि हमारा 21 सितंबर से 2020 से अब ये काम स्टार्ट हो गया है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब यही है कि क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया जाएगा और किस कंट्री से ये निकल कर आया है इंपोर्टेड प्रोडक्ट, उसके बारे में पता चलेगा। ये मेनली यूज़ किया जाएगा ना कि जिससे कि हम लोग कुछ कमर्शियल पॉलिसीज़ की इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, मेजर्स देखेंगे। जैसे आप देखो कि हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं। जैसे चाइना जो है सस्ते दामों पे, जितना उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है उससे भी सस्ते दामों पे वो सामान हमारे कंट्रीज़ में लाकर वो डंप कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको उस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, इससे क्या होगा कि अगर वो सारे सामान हमारे मार्केट में आ गया तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट को कोई भी यूज़ नहीं करेगा। वो सस्ते दामों पे जो चाइनीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है वही सबको यूज़ करेंगे, तो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हर्ट हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, तो इसका इस्तेमाल बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि क्या इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन को ये रिसीव कर रहा है कि नहीं, यानी कि उस प्रोडक्ट से अगर उसमें लिखा होगा कि हाँ चाइना से है तो यानी कि हमारा फेवर्ड नेशन नहीं है, पाकिस्तान से यानी हमारा फेवर्ड नेशन नहीं है। वैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन हम लोग ने चाइना को दे रखा है, तो अगर कोई पाकिस्तान से सामान आता है तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं ये हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं है, तो इनका सामान हम लोग ले या नहीं ले ये हम लोग के मन पे डिपेंड करेगा। साथ ही पर्पस होगा कि ट्रेड स्टैटिस्टिक को बेटर कर सके। एप्लीकेशन है यानी कि लेबलिंग और मार्किंग रिक्वायरमेंट होगा। गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट यहाँ पे बेटर तरीके से हो पाएगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ ओरिजिन आप देखोगे तो दो तरीके का है, एक तो प्रेफरेंशियल है, एक नॉन प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल कहने का मतलब है कि वैसे कंट्रीज़ जिनको हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वहाँ से हम लोग जो है सामान लेकर आए, और तो ये आप देखो कि ट्रेड प्रेफरेंस के बेसिस पे होगा कि जैसे अगर हम लोग को पाल्म ऑयल लाना है तो मलेशिया और इंडोनेशिया दो यहाँ पे इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि अच्छा किसको प्रेफरेंस देना है, मलेशिया को देना है या इंडोनेशिया को देना है। तो अगर हमें इंडोनेशिया का ही पाल्म ऑयल की ज़रूरत होगी तो हम लोग इस टैग को देखकर समझ जाएंगे और ये प्रेफरेंस होगा, तो दोनों का हमारे कंट्री में आएगा, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस किसको करेंगे तो इंडोनेशिया को। नॉन प्रेफरेंशियल क्या है कि ये अप्लाई होगा किसी भी ट्रेड प्रेफरेंस के एब्सेंस में। मान लीजिए कि इंडोनेशिया उस समय प्रेजेंस नहीं है अपने तेल के साथ, तो हम लोग मलेशिया वाले को प्रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी दिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है, कॉमनली जो यूज़ करेंगे कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ गुड्स को जो है यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया ऑब्टेन्ड होना चाहिए। इसमें जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और किसी भी कंट्री में अगर ऑब्टेन हो रहे हैं तो बिना किसी इनपुट मटेरियल के इनकॉर्पोरेशन से, तो वो पूरी तरीके से ऑब्टेन क्राइटेरिया हो। सब्सटेंशियल क्राइटेरिया भी होना चाहिए, यानी कि इस गुड्स में क्या है कि कुछ भी जो ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि किस कंट्री से वो ओरिजिन हो रही है और वो सामान जो है ना क्वालिफाइड है कि नहीं उस कंट्री से, अगर ओरिजिन होकर हमारे कंट्री में आ रही है तो नहीं आ रही है। तो वैल्यू कंटेंट मेथड है, यानी कि कोई भी सामान जिसमें कि कितना वैल्यू एडेड है और ये किसी कंट्री के लिए सही है कि नहीं, और इसमें स्पेसिफाइड लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। टैरिफ क्लासिफिकेशन मेथड में चेंज किया जाएगा। साथ ही प्रोसेस रूल मेथड है, यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कि प्रोसेस सही तरीके से सामानों का किया जाएगा। स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑपरेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। डी मिनीस और टॉलरेंस रूल देखा जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक शेयर जो वैल्यू का है या फिर कोई फाइनल प्रोडक्ट के वॉल्यूम का है,
उसको भी देखा जाएगा कि नॉन ओरिजिनेटिंग है, बिना फाइनल प्रोडक्ट के, जो कि अपनी ओरिजिनेटिंग जो स्टेटस है उसको लूज़ कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है ना कि कुछ जो फाइनल प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है, कितनी वॉल्यूम है, उसकी भी स्पेसिफिक शेयर यहाँ पे परमिट की गई है, बिना यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का मतलब कि बना हुआ, और उसकी जो ओरिजिनेटिंग जो स्टेटस है ना वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। तो इसी को कहा गया है टॉलरेंस रूल, यानी कि बर्दाश्त करना, कि बीच में ही जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई है, उसके बारे में बता दिया गया बिना उसके जो है फाइनल प्रोडक्ट बने हुए। तो ये भी बात है। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि जो क्राइटेरिया है वो दो तरीके का है। एक तो पूरी तरीके से क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें सामान जो प्रोड्यूस हो रहा है और गिवन कंट्री में वो ऑब्टेन हो रहा है बिना किसी इनपुट मटेरियल के, यानी कि इनकॉर्पोरेशन इनपुट मटेरियल उसमें क्या क्या डाला गया इसके बारे में नहीं बताना। सब्सटेंशियल क्राइटेरिया भी है कि अगर एक कंट्री से नहीं तो दूसरे कंट्री से, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहाँ से वो सामान ये ट्रांसफॉर्मेशन करके पहुँच जाए। अब इस रूल्स के बारे में समझते हैं। जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स है, तो इसको हम लोग कैरेक्टर भी कह सकते हैं। ये रूल्स जो है एप्लीकेबल होगा जितने भी सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इंपोर्टर्स जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का, वो भी आपका ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो ये इसका मेन एम है कि यहाँ पे जो ऑपरेशनल है सर्टिफिकेशन प्रोसेस उसको और ज़्यादा सही करना है, जो भी रूल्स ऑफ ओरिजिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा सरल करना है, यानी कि ईज़ करना है। प्रेफरेंशियल ट्रेड अगर हम लोग एग्रीमेंट देखें, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट देखें, या फिर सीपे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखें, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसके साथ साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो इसका एम यही है कि जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, आपका यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो इन सब में एक जो सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से ऑपरेशन में रहे। अब यहाँ पे की प्रोविज़न क्या है, मेनली आप समझो कि क्लेम करना, यानी कि प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का जो है क्लेम करने का अधिकार है। जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसको क्वालिफाई होना चाहिए कि वो किस कंट्री से ओरिजिन होकर आ रहा है, और वो भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी को लेकर, तभी उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहने का क्या मतलब है, एक तरीके का आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि दो बातें तो रहना है, ये बताना है तय कि किस कंट्री से वो निकल कर आया। जैसे कि अगर हम लोग पाल्म ऑयल हमारे कंट्री में इंपोर्ट होकर आया, तो हमारे कंट्री में ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चेक किया जाएगा इस पाल्म ऑयल का, कि ये किस कंट्री से ओरिजिन होकर आया, किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या कॉन्टेंट है, यानी कि इंग्रेडिएंट क्या है जिसको मिक्स करके ये बनाया गया है। तो इसको अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ कस्टम वाले को अगर वो सेटिस्फाई हो जाते तो फिर ये जो है ना उस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ अलाउ किया जाएगा। साथ ही क्लेम जो है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का, वो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिनाई भी किया जा सकता है अगर जब तक वेरीफाई ना हो। अब यहाँ पे WTO का एग्रीमेंट देखते हैं जो कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर है। तो इसका एम है लॉन्ग टर्म हार्मोनाइज़ करना, यानी कि जो नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन है ना उनके साथ लॉन्ग टर्म का हार्मोनाइज़ करना, बेटर तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना, और उनको इंश्योर करना कि इस तरीके के रूल्स जो है अननेसेसरी ऑब्स्टिकल ट्रेड में नहीं क्रिएट करेंगे। साथ ही यहाँ पे वर्क प्रोग्राम भी रखना कि कैसे जो है रूल्स ऑफ ओरिजिन ये सब हार्मोनाइज़ हो पाएगा। तो यहाँ पे दो कमेटी बनाई जा रही है, दो इंस्टीट्यूशन है। एक तो है कमेटी ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन जो कि यहाँ पे फ्रेमवर्क करेगी WTO को, और सारे WTO मेंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। एक है टेक्निकल कमेटी जो कि रूल्स ऑफ ओरिजिन का है, ये यहाँ पे ऑस्पिशियस होगा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारे जो एग्रीमेंट है ये एक जनरल प्रिंसिपल देंगे और साथ ही साथ रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि क्या ट्रांसपेरेंसी है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होगा प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन में। तो ये आपको ध्यान रखना है रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब एक डिफरेंस आप समझिए कि रूल्स ऑफ ओरिजिन और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। रूल्स ऑफ ओरिजिन में देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री से निकल कर आए ओनली। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में आपको दो चीज़ें देखने को मिलता है कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री से निकल कर आए और उस प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है सर्विस ट्रेड एट WTO। इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स है, उसको भी बेहतरीन तरीके से समझना होगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। EPFO का पेपर आपका 9 मई को है, तो उसके लिए आप लोग PT 365 सोशल इशूज़, इकॉनमी और साइंस एंड टेक को कंप्लीट कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक की तो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, इकॉनमी की मैं कंप्लीट कराते रहूँगी आपको, और सोशल इशूज़ की एक लेसन आ गई है तो उसको भी एक बार ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा। हमारे रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से जो टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि PDF शेयर कर दी हूँ मैं, तो फिर वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसे रीड आउट भी कर सकते हो। बाकी इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको लेसन देखने ही को मिलेगा 4 बजे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। और अगर आपको अच्छा लगता है लेसन तो लाइक करके जाइएगा। कुछ और भी चेंजेस करनी है, सजेशन देनी है, कुछ कमेंट, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।